वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। लास्ट क्लास में हम लोग जीडीपी और उसके अदर वेरिएंट्स को डिस्कस किया था हम लोगों ने, जो कि एनडीपी था, जीएनपी था, एनएनपी था। उसके साथ ही हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एक टर्म यूज होता है, आप लोगों ने सुना होगा, एनएनपी एट एफसी इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम। ये एफसी क्या होता है? एफसी होता है फैक्टर कॉस्ट, या जिसे कारक लागत कहा जाता है। ठीक है, एनएनपी एट एफसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो आप लोगों को ये बात याद होगी, मैंने कई बार इसकी चर्चा की है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर जो खर्चा होता है उसी को हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसमें आता है लैंड, इसमें आता है लेबर, इसमें आता है कैपिटल, इसमें आता है इंटरप्रेन्योर। लैंड पर जो खर्चा आता है उसे हम लोग रेंट या किराया कहते हैं। लेबर वेजेस या सैलरी कहते हैं। कैपिटल का हमें इंटरेस्ट पे करना होता है, और एंटरप्रेन्योर को चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, तो जब भी हम फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे होते हैं, हम बेसिकली ये चर्चा कर रहे होते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की। और आपसे कहा जा रहा है इस एनएनपी को फैक्टर कॉस्ट पे बताइए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब तक कोई बात कही नहीं जा रही है फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, बेसिक प्राइस, तब तक जो भी वेरिएंट्स हैं वो सभी के सभी मार्केट प्राइस पर ही हैं। अब हमें फैक्टर कॉस्ट पर अगर उन्हें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, ये बात सभी लोग ध्यान दें। अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पर निकालना है तो ध्यान समझिए, फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जिस पर कोई वस्तु बनकर तैयार हो जा रही है। फैक्टर कॉस्ट के बारे में अगर हम कहेंगे तो ये वही है जिस पर कोई वस्तु बनकर तैयार हो जा रही है। है ना, किसी वस्तु को बनाने में आया खर्च, किसी पर्टिकुलर आइटम, जैसे ये मार्कर है तो इसको मैन्युफैक्चर करने में जो भी कॉस्ट लगा, द कॉस्ट incurred in manufacturing this particular item is called what? फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो वो फैक्टर कॉस्ट हुआ। अब इस फैक्टर कॉस्ट को समझे जरा सा। मान लीजिए 10 रुपए में ये बन करके तैयार हो गया फैक्टर कॉस्ट। इस पर गवर्नमेंट ने 2 रुपए का टैक्स लगा दिया। मार्केट में ये 12 रुपए, 12 रुपीज का बिक रहा है, ये इसका मार्केट प्राइस है। अब अगर हमको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मार्केट प्राइस में से टैक्स को क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए 10 रुपीज में ये मैन्युफैक्चर हो जाता है, ये इसका फैक्टर कॉस्ट, साथ ही साथ गवर्नमेंट इस पर 2 रुपए की सब्सिडी ऑफर कर रही है। ठीक है, इसका जो मार्केट प्राइस है, ये बीच में मैंने सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन लगाया, वहां पे प्लस, बाजार में ये 8 रुपीज का बिक रहा है, ये इसका मार्केट प्राइस। अब अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हैं तो 8 में 2 हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। यानी कि अगर हमें मार्केट प्राइस पता है तो अगर मार्केट प्राइस से हम फैक्टर कॉस्ट पे जाना चाहते हैं, टैक्सेस अगर होंगे तो उन्हें माइनस करना होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो टैक्सेस होंगे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो सब्सिडी और टैक्सेस ये रोल है इनका। अब जैसा कि मैंने कहा,
हमने जीडीपी पढ़ा, हमने एनडीपी पढ़ा, हमने जीएनपी पढ़ा, हमने एनएनपी पढ़ा, हमने कहीं पर भी नहीं कहा कि हम जीएनपी को मार्केट प्राइस पर पढ़ रहे हैं, हम जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ रहे हैं, बेसिक पर हमने कुछ भी नहीं कहा। तो जैसे अगर 2 लिखा रहता है तो हम +2 एज्यूम करते हैं, ऐसा तो नहीं है इसमें +2 नहीं है। जब तक आपको -2 ना बोला जाए, 2 लिखने का मतलब +2 ही होता है, ठीक है। ठीक वैसे ही जब तक आपसे कुछ भी नहीं बताया जा रहा, आप यही समझें कि जो कुछ भी है वो मार्केट प्राइस पर है, ठीक है। अब जरा देखें ध्यान से, ये बात समझ में आ गई। तो अब एनएनपी एट एफसी निकाला जाए। एनएनपी एट एफसी निकालते हैं। तो जो एनएनपी एट एफसी बराबर कैसे निकलेगा, मार्केट प्राइस में से एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ये आपका एनएनपी एट एफसी। एनएनपी जो है वो फैक्टर कॉस्ट पे निकल गया। मार्केट प्राइस जिसका फैक्टर कॉस्ट निकालना है उसी के मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना है और सब्सिडी है तो जोड़ देना है। यहीं से अगर आप मार्केट प्राइस निकालना चाहें तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस बराबर एनएनपी एट एफसी, माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, माइनस का सब्सिडी, ठीक है। तो मार्केट प्राइस भी आपको यहां से मिल जाएगा, मार्केट प्राइस पे भी निकाल सकते हैं। यही एनएनपी एट एफसी जो होता है इसी को हम लोग कैपिटल एन और कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो आपने अभी लिखा इनडायरेक्ट टैक्स को हमने जो है माइनस किया, सब्सिडी को हमने ऐड किया मार्केट प्राइस में, कई किताबों में इसे रोल ऑफ, इसी को रोल ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज इन नेशनल इनकम, इस नाम से भी बताया जाता है। नेशनल इनकम में टैक्सेस और सब्सिडी का क्या रोल है, इस रूप में भी इसे क्या किया जाता है, बहुत जगहों पर बताया जाता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो टैक्सेस और सब्सिडी का रोल जब भी पूछे आप समझ जाइएगा, आपसे जानने की कोशिश कर रहा है क्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी एनएनपी आपसे जानना चाह रहा है उस प्राइस पर जिस पर कोई भी वस्तु बनकर तैयार हुई, ठीक है, जिस पर कोई वस्तु हमने बना ली, ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। तो ये है आपका नेशनल इनकम। अब यहीं से मैंने जैसा कि आपको बताया पर कैपिटा इनकम पीसीआई की बात होगी, तो पीसीआई निकालने के लिए नेशनल इनकम में से, नेशनल इनकम में पॉपुलेशन को डिवाइड करते, तो यहाँ पे नेशनल इनकम का मतलब क्या है, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। ये बात ध्यान रहे। तो पीसीआई में नेशनल इनकम के लिए फैक्टर कॉस्ट से भाग देना होता है, तब आपको पीसीआई या पर कैपिटा इनकम मिलता है। पर कैपिटा इनकम, या इसी को प्रति व्यक्ति आय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। ये बात समझ में आ गई सबको, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। नेशनल इनकम, अब यही नेशनल इनकम से, नेशनल इनकम के बाद एक और कॉन्सेप्ट निकल करके आता है पर्सनल इनकम का। नेशनल इनकम के बाद एक और कॉन्सेप्ट निकल करके आता है जिसे हम लोग पर्सनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंस, ध्यान रखिएगा। नेशनल इनकम वो इनकम है जो इकोनॉमी में जनरेट होती है, ये जनरेटेड इनकम है। पर्सनल इनकम वो इनकम है
जो कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल रिसीव करता है, ठीक है, जो भी इनकम हम रिसीव करते हैं वो पर्सनल इनकम है, एज ए पर्सन हमें प्राप्त होता है। नेशनल इनकम वो इनकम है जो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो एक रिसीव्ड इनकम है, एक जनरेटेड इनकम है, पहली बात। तो अब पर्सनल इनकम निकलेगा कैसे? तो इकोनॉमी में 100 रुपीज जनरेट होते हैं, लेट से फॉर एग्जांपल, लेकिन वो 100 का 100 हमें मिलता नहीं है, उसका कुछ पार्ट ही हमें मिल पाता है। तो जाहिर सी बात है पर्सनल इनकम जो होता है वो नेशनल इनकम का ही एक पार्ट होता है, जो एक पर्सन को मिलता है। लेकिन यहां पर हम इंडिविजुअल की नहीं निकालने जा रहे हैं, हम नेशनल इनकम में से वो हिस्सा निकालेंगे जो एक्चुअली में लोगों को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर 100 रुपीज जनरेट हो रहे हैं नेशनल इनकम के नाम पर, तो इसका कितना हिस्सा लोगों को रिसीव होगा, वही क्या कहलाएगा, पर्सनल इनकम। लेट से माना 80 रुपीज लोग पाएंगे, तो 80 रुपीज पर्सनल इनकम है, वो जनरेटेड इनकम का ही पार्ट है, ठीक है। तो अब इसको निकालते कैसे हैं, ध्यान से देखिए। इसको जो निकालने का तरीका है, पर्सनल इनकम पीआई इज इक्वल टू नेशनल इनकम यानी एनएनपी एट एफसी माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको गैर वितरित लाभ कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा माइनस, नेशनल इनकम में से ही माइनस करेंगे कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ट्रांसफर पेमेंट्स, made to the households from government and firms। इसके अलावा इसमें से कुछ चीजें माइनस भी करेंगे, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट made by the households, ठीक है। तो हस्तांतरित भुगतान, हस्तांतरित भुगतान सरकार द्वारा या फर्मों द्वारा, और शुद्ध ब्याज भुगतान, शुद्ध ब्याज भुगतान पारिवारिक इकाइयों द्वारा। अब समझें जरा सा, ये क्या चीजें हैं, इसको समझ लीजिए ध्यान से। पर्सनल इनकम है, इसमें से हमने नेशनल इनकम लिया पर्सनल इनकम निकालने के लिए, यही स्टैंड फॉर पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैसे निकलेगा, तो नेशनल इनकम में से हमने सबसे पहले माइनस किया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कॉर्पोरेट्स का वो प्रॉफिट है जिसे वो लोगों में बांटते नहीं। भाई कोई भी फर्म है, रिलायंस है, रिलायंस जब रन कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो ऐसा तो नहीं कि सब कुछ बांट ही दे रही है। जो भी इनकम जनरेट हो रहा है उसमें से लाभ के रूप में एक हिस्सा अंबानी के पास रख लिया जा रहा है और उसे लोगों में बांटा नहीं जा रहा है, ये वही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। इसके बाद जो इनकम जनरेट हुआ उसी पर गवर्नमेंट ने टैक्स भी लगा दिया, तो ये भी पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो भी हम नेशनल इनकम में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस ऐड क्या कर रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स मेड टू द हाउस होल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड फर्म्स, सरकार और फर्म्स के माध्यम से हाउस होल्ड को ट्रांसफर पेमेंट्स दिए जाते हैं।
ट्रांसफर पेमेंट्स बेसिकली ऐसे पेमेंट्स को कहा जाता है जो अनअर्न्ड इनकम है, ठीक है। वो स्कॉलरशिप के रूप में हो सकती है, वो अदर ट्रांसफर वेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट वेजेस के रूप में हो सकती है, कई रूपों में हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड, जो भी लोन वगैरह लिए हैं हाउस होल्ड ने उस पर वो इंटरेस्ट पेमेंट करता है, ब्याज का भुगतान कर देता है, तो वो पैसा उसके पास से चला जाता है, तो नेशनल इनकम में से हमने उसे क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो ये हुआ हमारा पर्सनल इनकम, ये आपके पर्सनल इनकम का फॉर्मूला है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पैसा वो नहीं है जिस पर आपका अंतिम अधिकार है, ये तो आपको प्राप्त हुआ पैसा है। एक व्यक्ति के रूप में जो आपको प्राप्त होगा, आपको मतलब ये पूरी इकोनॉमी में जो लोग हैं उन्हें मिलेगा। लेकिन क्या इस पैसे पर उनका अंतिम अधिकार है? तो जवाब है नहीं, इस पैसे पर उनका अंतिम अधिकार नहीं है। ये पर्सनल इनकम जो उन्हें मिल रहा है, इस पर उनका अंतिम अधिकार नहीं है। जिस पैसे पर उनका अंतिम अधिकार होता है उसे हम लोग कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो नेशनल इनकम, जनरेटेड इनकम, पर्सनल इनकम वो पैसा जो मुझे मिलेगा, लेकिन जो पैसा मिलेगा उस पर मेरा अंतिम अधिकार अभी भी नहीं है। तो जो पैसा जिस पर मेरा अंतिम अधिकार होता है उसे हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब पीडीआई की बात करते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई, पर्सनल डिस्पोजेबल, या इसे वैयक्तिक व्यय योग्य आय कहते हैं। वैयक्तिक, पर्सनल, डिस्पोजेबल इनकम मतलब व्यय योग्य आय, वो पैसा जिसे वो अंतिम रूप से खर्च कर सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, जो पीडीआई है, जाहिर सी बात है ये किससे निकलेगा, पर्सनल इनकम से निकलेगा। पर्सनल इनकम नेशनल इनकम से निकला था, लेकिन जो पीडीआई है डिस्पोजेबल इनकम, ये किससे निकलेगा, पर्सनल इनकम से निकलेगा। पर्सनल इनकम में जो भी आप कमाते हैं वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार को दे देते हैं। पर्सनल इनकम में से आपको क्या देना होता है, डायरेक्ट टैक्स। सैलरी के रूप में मुझे पैसा मिला, उसी पैसे से सरकार मुझसे क्या लेती है, टैक्स, माइनस कोई अदर फाइन वगैरह, फाइन एंड पेनाल्टीज, अगर कोई लग गया तो दंड शुल्क, शुल्क, दंड शुल्क। तो पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स गया, और कोई फाइन वगैरह वो भी पता नहीं होता आपको, आप भरते हैं, वो भी आप अपनी इनकम से ही तो भरते हैं, अपने काम में आपने उसको प्रयोग नहीं किया है, वो देना पड़ा है आपको। अब ये पैसा जो बचा है, ये पैसा आप अपनी स्वेच्छा से खर्च कर सकते हैं, इस पैसे पर आपका अंतिम अधिकार है, ठीक है। आई होप पीडीआई समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करना। अच्छा, हमने एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे निकाला था। अगर आपसे कहे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे निकालिए, तब आप कैसे निकालेंगे? यदि आपसे यह कह दिया जाए कि जीडीपी एट एफसी निकालिए, तो जीडीपी एट एफसी कैसे निकालेंगे आप? याद करिए, मैंने जो तरीका बताया था, जिसका फैक्टर कॉस्ट पूछे उसी का मार्केट प्राइस लेना है, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, सब्सिडी को ऐड कर देना है। एनडीपी पूछेगा फैक्टर कॉस्ट पे, तो कुछ नहीं करना है, एनडीपी का ही मार्केट प्राइस लेना है, इनडायरेक्ट टैक्स सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्सिडी को ऐड कर देना है। जीएनपी की बात होगी, फैक्टर कॉस्ट पे पूछेगा, तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। किसी का भी फैक्टर कॉस्ट पूछेगा
किसी का भी फैक्टर कॉस्ट पूछे, आप सीधे उसी के मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और सब्सिडी को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, आपको उसी का फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। मार्केट प्राइस यहीं से निकाल लेंगे आप, इधर को उधर भेज दीजिए, सिंपल मैथमेटिक्स लगा करके आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है। अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि नेशनल इनकम में क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं। प्रोडक्ट मेथड से जब नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, क्या क्या चीजें शामिल नहीं की जाती। नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम में शामिल नहीं है। सबसे पहला इनकम अर्न्ड फ्रॉम सेकेंड हैंड गुड्स, जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं, एक बार खरीदे जा चुके हैं, दोबारा आप उन्हें बेच रहे हैं, बेचकर पैसा प्राप्त कर रहे हैं, उसे नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जा रहा है। हालांकि सबके साथ ये लागू नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेकेंड हैंड आइटम्स है, जैसे जमीन है, कितनी बार बेची, हर बार काउंट होगा, हर बार आप टैक्सेशन देते हैं। कारें हैं, बेची, हर बार पेपर वर्क होता है। तो ऐसी चीजों में जिसमें पेपर वर्क हो पा रहा है, जैसे मोबाइल फोन है, मैंने 20,000 का खरीदा, 10,000 का बेच दिया, अब वो 10,000 रुपए की कहीं कोई गणना नहीं है ना। तो जहां पर है वहां पर है, जहां पर नहीं होता वहां पर नहीं होता। सेकेंड, इनकम अर्न्ड फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज, जो गैर कानूनी क्रियाकलाप हैं, बेटिंग है, लॉटरी है, स्मगलिंग है, गैम्बलिंग है, इनसे जो भी पैसा आप प्राप्त करेंगे वो नहीं है। और वास्तव में होता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी को मैं अलग से भी लिख दे रहा हूं, ब्लैक मनी जो है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नहीं आता। फोर्थ, कैपिटल गेन, पूंजी लाभ, इसे भी कोई भी आपके एसेट है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू बढ़ती है, उससे हम नहीं लेते। इसके अलावा इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं जो है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इनको भी नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट मेथड से, तो इन्हें भी शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसफर पेमेंट्स, इसके अलावा ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे फॉर एग्जांपल गिफ्ट्स, ग्रांट्स एटसेट्रा, इसको भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसके अलावा नॉन इकोनॉमिक गुड्स, नॉन इकोनॉमिक गुड्स कहने का मतलब ये है कि ऐसा लेन देन जिसमें हमने मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, उसे भी हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक, गैर आर्थिक वस्तुओं की श्रेणी में उन्हें मैं रख रहा हूं। तो ये वो चीजें हैं जो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में शामिल नहीं की जाती। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई। कुछ एक और महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूं। अगर नेशनल इनकम कैलकुलेशन इंडिया में जो किया जा रहा है, इसको अगर आप ध्यान देंगे, ध्यान रखिएगा, जो पहला अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला प्रयास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का 1868 में दादा भाई नेरोजी ने किया था। ठीक है, दादा भाई नेरोजी ने सबसे पहले 1868 में भारत की राष्ट्रीय आय निकालने का प्रयास किया। और ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो पीसीआई है,
वो 20 रुपीज निकाला था। ठीक है, जानते हैं पर कैपिटा इनकम एनुअली है। इसके अलावा फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट, फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट इसको किया था प्रोफेसर VKRV राव ने, VKRV राव ने 1931-32। ठीक है, और इन्होंने जो PCI निकाला था वो 62 रुपीज था। ठीक है, और फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेशन जो था फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेशन ये निकाला था PC महालनोबिस ने। PC महालनोबिस ने, जो कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग कमिटी के हेड थे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग कमेटी के हेड थे, और इन्होंने जो PCI निकाला था 1951 में रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट थी, और जो प्राइसेस लिए गए थे 1948-49 के लिए गए थे, और 1948-49 पर जो PCI निकाला था वो ₹225 था। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट साइंटिफिक अटेम्प्ट और फर्स्ट ऑफिशियल अटेम्प्ट, ये तीनों आपको ध्यान रहे। और इसके बाद जब एक बार नेशनल इनकम अकाउंटिंग कमेटी ने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया, तो इसके बाद से इसकी जिम्मेदारी दे दी गई CSO को, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को, जो कि काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, MOSPI के अंतर्गत। लेकिन आप सभी लोगों को पता है कि CSO निकालता रहा, 2019 तक कैलकुलेट किया इसने हमारी नेशनल इनकम को। मई 2019 से CSO और NSSO, इन दोनों को मर्ज करके एक इंस्टीट्यूशन बना दिया गया, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। और अब यही राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय क्या करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई, ये सबको समझ में आ गया। अब एक लास्ट रह गया है जिसको कि हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। GVA एट बेसिक प्राइस क्या है? ध्यान दीजिए सभी लोग इधर, मैंने बताया था GVA एट बेसिक प्राइस। आपने फैक्टर कॉस्ट पढ़ा, आपने मार्केट प्राइस पढ़ा, लेकिन ये GVA एट बेसिक प्राइस क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि 2015 में कुछ बदलाव आए हैं। बदलाव ये है कि GDP का जो फाइनल गुड वाला मेथड था, इसकी जगह हम GVA बेसिक प्राइस पर अब निकाल रहे हैं। ठीक है, तो GVA बेसिक प्राइस कैसे निकलता है इसको ध्यान दीजिए। जो GVA एट बेसिक प्राइस है ये निकलता है GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। नेट प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब क्या है? ध्यान रखिएगा, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी का क्या अर्थ है ये समझ लीजिए। बेसिक प्राइस को लाने के पीछे जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था
कि जो फैक्टर कॉस्ट है वो हमें रियल पिक्चर नहीं बता रहा है। अगर हमें रियल पिक्चर को जानना है तो हमें फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पर आना पड़ेगा। अब ये जो बेसिक प्राइस निकालेंगे कैसे? तो बेसिक प्राइस जो है वो फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्सेस को ऐड किया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रोडक्शन टैक्सेस, ये जो प्रोडक्शन टैक्स होते हैं ये वो होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन। दे आर independent of production. Similarly, production subsidies, they are also independent of production. ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि अभी हम प्रोडक्शन करने नहीं जाएंगे। लेट से लैंड रेवेन्यू आपको पे करना है, आपको फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, आपको स्टैंप ड्यूटी पे करना है। इसका प्रोडक्शन से क्या लेना देना? अभी तो प्रोडक्शन की तैयारी चल रही है, अभी हमने कुछ प्रोड्यूस किया नहीं है। तो जीडीपी एट बेसिक प्राइस, यानी किसी भी प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के लिए, वस्तुएं बनाने के लिए फैक्टर कॉस्ट तो आता ही आता है, साथ में उसको प्रोडक्शन टैक्स देना पड़ता है, और अगर कोई सब्सिडी है तो माइनस हो जाती है। ठीक है, तो हमने कहा कि फैक्टर कॉस्ट में हम टैक्स को ऐड करें, और अगर कोई सब्सिडी है तो माइनस करें, तब हमें रियल पिक्चर मिलेगा। तो इसीलिए हमने फैक्टर कॉस्ट से कहां शिफ्ट किया? बेसिक प्राइस पर। तो बेसिक प्राइस प्रोडक्शन जीडीपी एट एफसी, या इसी को जीवीए एट एफसी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने बताया था जीवीए जीडीपी से वैल्यू सेम आती है, प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन टैक्स इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैंने बताया स्टैंप ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू, ये सब क्या है? प्रोडक्शन टैक्सेस के एग्जाम्पल है। अब इसी में मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? जीवीए एट मार्केट प्राइस, ये तो बेसिक प्राइस था। अगर यहां से आपको जीवीए एट मार्केट प्राइस निकालना है तो आपको जीवीए एट बेसिक प्राइस लेना होगा, ऑब्वियसली जीवीए जीडीपी एट बेसिक प्राइस प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्स, नेट प्रोडक्ट टैक्स। ठीक है, तो ये जो नेट प्रोडक्ट टैक्स है वैसे ही है। नेट प्रोडक्ट टैक्स का मतलब क्या है? मतलब है प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे जो प्रोडक्ट टैक्स है, इट इज दिस डिपेंड ऑन प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। सिमिलरली प्रोडक्शन सब्सिडी भी किस पर डिपेंड करता है? प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? जैसे जीएसटी, अब जीएसटी जितना हम, प्रोडक्ट टैक्स जो होता है हम जितना प्रोड्यूस करेंगे उस पर देना होता है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में पहुंच रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर प्रोडक्ट टैक्स तो लगा ही होगा। तो हमने बेसिक प्राइस यानी कि फैक्टर कॉस्ट में हमने प्रोडक्शन टैक्स ऐड किया है, और साथ में जब वो मार्केट में आ रहा है तो हमने उसमें प्रोडक्ट टैक्स भी ऐड कर दिया है, तब हमें जाकर के मिला है जीवीए एट मार्केट प्राइस। जीवीए एट मार्केट प्राइस इस तरीके से निकालेंगे, जीवीए एट बेसिक प्राइस इस तरीके से निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि हम जीवीए पर क्यों आए। जीवीए पर आने के पीछे की मेन वजह थी ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज पर नजर रखना, और जिसके माध्यम से जो उत्पादन करता है उनके लिए फेवरेबल पॉलिसी बनाई जा सके, बेहतर नीतियों का निर्माण किया जा सके। इसके पिछले वाली क्लास में जब हम जीडीपी पढ़ रहे थे तो हमने बताया था आपको कि कैसे सेक्टर वाइज जीवीए निकाला जाता है ना? जीवीए जो होता है कैसे निकलता है? ये सेक्टर वाइज निकलता है, सेक्टर वाइज निकलता है। पहले फार्मर का हमने प्राइमरी सेक्टर का निकाला, फिर हम सेकेंडरी सेक्टर पर पहुंच गए बेकरी वाले के पास, फिर हम टर्सरी सेक्टर पे चले गए रेस्टोरेंट वाले के पास। हमने देखा कि फार्मर ने कैसे 0 रुपीज से 100 रुपीज का वीट बनाया, बीच में उसने फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, है ना, तमाम अन्य प्रकार के जो खर्चे हैं वो उसने उसको हुए। उसके बाद उन खर्चों को देने के बाद उसने लोन लिया, क्या किया, कैसे कैसे सारी एक्टिविटीज को
हमने यहाँ पर देखा कि कैसे वैल्यू एडिशन कर रहा है फार्मर, और उस वैल्यू एडिशन में उसको कहाँ कहाँ किन किन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करना पड़ रहा है। उसके बाद हमने वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट किया। तो वैल्यू एडिशन ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमने जीडीपी से जीवीए पर शिफ्ट किया है। आप डेटा भी देखेंगे तो वहां जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन लिख करके आएगा, और बेसिक प्राइस पर लिख करके आया तो कंफ्यूज नहीं होना है। फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको बता ही दिया, उसमें नेट प्रोडक्शन टैक्स ऐड कर दीजिए, बेसिक प्राइस मिल जाएगा। और अगर मार्केट प्राइस पर दे रहा है तो बेसिक प्राइस में नेट प्रोडक्ट टैक्स ऐड कर दीजिए, आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा देखिए, और डेफिनेटली जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनको जरूर देख लीजिए अगर इसको समझना है तो। और टफ नहीं है, आसान है, समझ में आ जाएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा। सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।